हेलो किडोस। आज हम चैप्टर शुरू करेंगे डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का। आपको चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कि डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, इसमें तीन नाम वर्ड्स आ रहे हैं, डायरेक्ट आ रहा है, इनवर्स आ रहा है, प्रोपोर्शन आ रहा है। तो आपको यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि प्रोपोर्शन के दो टाइप्स वो कह रहे हैं, ठीक है। एक कौन सा? डायरेक्ट, और एक दूसरा इनवर्स। जैसे कि आप इंग्लिश में पढ़ते हो डायरेक्ट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ते हो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हो, ठीक है। तो वो स्पीच के दो फॉर्म है, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे वॉइस के एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इसी तरह से हमें यहाँ चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कि प्रोपोर्शन के दो टाइप्स हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट इनवर्स, ठीक है। तो यानी कि हमें पहले तो पता होना चाहिए प्रोपोर्शन क्या है, तभी तो हमें पता लगेगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है। तो हमारा फर्स्ट काम क्या है कि हमें प्रोपोर्शन पता होना चाहिए कि प्रोपोर्शन क्या होता है। और प्रोपोर्शन से पहले हमें एक टर्म पता होनी चाहिए, रेशो। क्या पता होना चाहिए? रेशो। जैसे कि अगर आप एक सेंटेंस बनाना किसी को सिखाते हो, तो उसमें आपको पता है सेंटेंस क्या होता है, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है। तो आपको वर्ड्स सिखाने पड़ेंगे, लेकिन वर्ड से पहले आपको अल्फाबेट्स की बेसिक नॉलेज देनी पड़ेगी, तभी वर्ड्स बनेंगे। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो हम प्रोपोर्शन को पहले समझने से पहले हमें रेशो समझना पड़ेगा। तो रेशो क्या होता है? रेशो क्या होता है? रेशो इज नथिंग बट कंपैरिजन। रेशो क्या होता है? कंपैरिजन होता है। रेशो इज नथिंग बट कंपैरिजन। ओके। फॉर एग्जांपल, क्लास 8A है और क्लास 8B है। एक में 35 गर्ल्स हैं और एक में से 45 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो रेशो जो है ऑफ गर्ल्स की, रेशो ऑफ गर्ल्स इन क्लास 8A अपॉन मतलब रेशो ऑफ गर्ल्स इन क्लास 8A and 8B is 35 upon 45। 45 लिखा है तो कितने पे हो जाएगा? 5 के टेबल पे चला जाएगा, ये 7:9। तो इनकी क्या रेशो आ गई? 7:9। तो ये रेशो बेसिकली कंपैरिजन ही तो कर रहे हैं कि क्लास 8 में और क्लास 8A में और क्लास 8B में कितनी गर्ल्स पढ़ रही हैं, कितने स्टूडेंट्स है, गर्ल स्टूडेंट्स। तो उनकी रेशो क्या है? 7:9। बट रेशो कभी भी आपको जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट नंबर बताए, वो रेशो ही बताता है कि इसके मल्टीपल में। फॉर इंस्टेंस एक और एग्जांपल लेते हैं हम। कई बार मैं बताती हूँ कि आपके यहाँ हलवा बनता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हम फ्लावर लेते हैं, ये सूजी लेते हैं, शुगर लेते हैं, मिल्क लेते हैं या फिर वाटर लेते हैं। तो उसकी भी एक रेशो होती है ना कि जितना आटा डला है उतनी ही शुगर डलेगी, उतना ही पानी डलेगा, या फिर जनरली पानी ज्यादा डलता है। तो वो भी तो एक रेशो है कि अगर एक कटोरी हम आटा ले रहे हैं तो एक कटोरी चीनी लेंगे और 2 कटोरी पानी लेंगे। आई एम जस्ट गिविंग इन रैंडम एग्जांपल, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं। आप मान लो कि एक पेन की कॉस्ट ऑफ अ पेन से है ₹20, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ से नोटबुक मान लेते हैं वो है ₹30, ठीक है। तो रेशो पेन और नोटबुक की कॉस्ट ऑफ पेन एंड कॉस्ट ऑफ नोटबुक की कितनी आ जाएगी? 20/30, यानी कि 2:3, ठीक है। 2/3 आ जाएगी। इससे क्या पता चल रहा है कि वो इस मल्टीपल में है। दिस इज नथिंग बट कंपैरिजन, ठीक है। दिस इज नथिंग बट कंपैरिजन। इससे पता चल रहा है कि उसके मुकाबले उसकी कितनी है। ओके। तो रेशो तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपने पिछली क्लासेस में भी सीखा था रेशो के बारे में। प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन तब बात करते हैं जब हम प्रोपोर्शन में जहां पे रेशोज इन्वॉल्व हो जाती है, जहां पे रेशोज आ जाए तो हम प्रोपोर्शन की बात करते हैं। अभी तक रेशो में हम सिर्फ दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे थे, दो चीजों का, ठीक है। तीन चीजों का भी कर सकते हैं, बट अभी हम मेनली आपको दो चीजों का बता रहे हैं। बट प्रोपोर्शन में क्या होता है? रेशोज इन्वॉल्व होती है। फॉर इंस्टेंस एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसी एग्जाम्पल को चाहे ले लो या किसी और को ले लो। चलो मैं मान लेती हूँ कॉस्ट ऑफ अ पेन, ठीक है।
और यहाँ पे मान लेती हूँ, ऊपर लिखती हूँ नंबर ऑफ पेन्स, ठीक है, ऊपर यहाँ लिख देती हूँ नंबर ऑफ पेन्स और यहाँ लिख देती हूँ कॉस्ट ऑफ पेन, ठीक है। एक पेन मान लो 5 रुपए का है, 2 पेन 10 के हो जाएंगे, 3 पेन 15 के हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे 20 के एंड सो ऑन, 5 हो जाएंगे 25 के। इन सब की रेशियो निकालो, दिस अपॉन दिस is 1 by 5, this upon this is 1 by 5, this upon this is 1 upon 5, this upon this is again 1 upon 5, this upon this is again 1 upon 5। तो रेशियो सबकी इक्वल है। तो जब रेशियोज इक्वल आ गई हैं, रेशियोज कंपेयर कर पाते हैं जब हम, तो जैसे इस केस में रेशियोज जब इक्वल है तो ऐसे केसेस को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अब आपको स्टेटमेंट पढ़ के पता लगाना होगा कि कौन से केसेस होते हैं जिसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। जैसे कि हमने पेन का नंबर बढ़ाए तो कॉस्ट भी बढ़ रही है और उनकी रेशो सेम है। कई बार ऐसा भी होगा कि चीजें बढ़ रही हैं बट रेशो सेम नहीं है। फॉर इंस्टेंस धनिया लेते हैं, किसी को सब्जी वाला 100 ग्राम 10 रुपए में देता है, किसी को 100 ग्राम 5 रुपए में भी दे देता है, किसी को 100 ग्राम 20 रुपए में भी दे देता है, तो उसने रेशो मेंटेन नहीं की, तो वो प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। बट इस केस में, या फिर अगर हम पेट्रोल की बात करें, सपोज करो हमें गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, ठीक है, मान लेते हैं मोटा मोटा कि 1 लीटर ये हो गया क्वांटिटी, ठीक है, पेट्रोल की, और ये हो गई उसकी कॉस्ट। अगर 1 लीटर मान लेते हैं 100 रुपीज का है तो हमें पता है 200 रुपीज का है, 3 जो है वो 300 रुपीज का है, 4 जो है वो 400 रुपीज का है। तो इसकी भी रेशियो निकालोगे तो सब में क्या आएगी, 1/100। तो रेशियो सेम है, तो ये भी क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ओके, अब पता कैसे चलेगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है कि इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, या फिर अगर एक क्वांटिटी को घटा रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी घट रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लेसर अमाउंट ऑफ पेट्रोल खरीदूं तो मुझे लेसर मनी ही देनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर मैं मोर अमाउंट ऑफ पेट्रोल खरीदूं तो मुझे मोर मनी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो जनरली जो हम चीजें खरीदते हैं उस वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ही होती हैं, ठीक है। सब्जी वाले का केस यूनिक है क्योंकि वो कोई फिक्स अमाउंट नहीं रखता, डिपेंडिंग ऑन कि टाइम ऑफ द डे क्या है, कौन खरीद रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। बट ये मोटा मोटा है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। ओके, इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन में जैसे नाम से पता चल रहा है उल्टा है, ठीक है। यानी कि अगर एक क्वांटिटी, कोई चीज, एक वेरिएबल कह लो, कुछ भी कह लो, एक चीज बढ़ रही है, क्वांटिटी का मतलब यहाँ खाली क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। इफ वन ऑफ द थिंग्स इज इंक्रीजिंग द अदर वन इज डिक्रीजिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने स्कूल से, अपने घर से स्कूल जा रहे हो, ठीक है, होम टू स्कूल, होम से स्कूल जा रहे हो, तो अगर आप साइकिल से जाते हो, बाईसाइकिल से जाते हो, तो आपको मान लो कि उसमें लग रहे हैं 30 मिनट्स, ठीक है। अगर आप कार से जा रहे हो मान लो उसमें लग रहे हैं 10 मिनट्स, ठीक है। तो यानी कि फर्क क्या है दोनों में, स्पीड का फर्क है, स्पीड का तो फर्क है ना साइकिल और कार में। तो यानी कि जब स्पीड बढ़ा रहे हैं तो टाइम क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो एक को बढ़ाया तो दूसरा घटा, तो ये क्या हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन का केस हो गया, ठीक है। इसी केस में लेकिन अगर डिस्टेंस और टाइम का मैं रिलेशन देखूं, डिस्टेंस और टाइम का, तो मुझे पता है कि अगर मुझे अंबाला से सपोज करो चंडीगढ़ जाना है, ठीक है, तो से मान लो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, से द डिस्टेंस इज 50 किलोमीटर, ठीक है। एक तरफ मैं मान लेती हूँ कि मुझे अंबाला से ही दिल्ली आना है, तो मुझे पता है लगभग 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ज्यादा डिस्टेंस होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, अगर स्पीड सेम रख रहे हैं तो ज्यादा डिस्टेंस होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये जब स्पीड यूनिफॉर्म है तो ये वाला केस डीपी का हुआ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, ठीक है। ये स्पीड और टाइम का जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन का हुआ। तो आप अलग अलग क्वेश्चन में पढ़ोगे आपको बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगेगा। एक और एग्जाम्पल देते हैं, मान लो कि आपके स्कूल में अभी समर वेकेशन हुई हुई है और कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है, देयर इज सम कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन इन योर स्कूल। आज की डेट में मान लो वहां पे उन्होंने 10 वर्कर्स लगाए हुए हैं, ठीक है, और उन्होंने बोला कि जून में काम खत्म कर दो जी। 10 वर्कर्स लगाए हुए, उन्होंने उनको 30 डेज दिए हैं काम करने के लिए। लेकिन अगर मैं वर्कर्स बढ़ा दूं, से मैंने 20 वर्कर्स कर दिए, नंबर ऑफ वर्कर्स को मैंने क्या किया, बढ़ा दिया, तो क्या डेज अभी भी 30 लगेंगे, नहीं। अगर वो एक वर्कर सेम अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा है तो अब डेज क्या हो जाएंगे,
डेज अब कम हो जाएंगे। तो एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी जब कम हो गई तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन, राइट? ऐसे ही आप मान लो, कल भी मैंने उसमें बताया था, एक पिज्जा पार्टी आप कर रहे हो, ठीक है? पिज्जा पार्टी आप कर रहे हो और आपने अपनी 5 फ्रेंड्स को बुलाया हुआ है, ठीक है? 5 फ्रेंड्स को बुलाया हुआ है, एक पिज्जा है आपके पास, ओके? अब हुआ ये है कि अचानक से आपके नेबरहुड से आपकी मान लो 1 फ्रेंड और भी आ गई, ठीक है? 1 फ्रेंड सडनली आ गई, उसको पता नहीं था पार्टी है बट शी केम। तो अब क्या हो गए 6 फ्रेंड्स, बट आप उसको ये तो नहीं बोलोगे नहीं यू गो, नहीं नहीं, आप कहोगे आ जाओ जॉइन द पार्टी। तो अब हो गए 6 फ्रेंड्स। पहले जब 5 फ्रेंड्स थे तो आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ पिज्जा सबको मिल रहा था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन अब फ्रेंड्स बढ़ गए तो क्या अब पिज्जा भी सबको सेम मिलेगा? थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा ना। तो फ्रेंड्स को बढ़ाने से, नंबर ऑफ पीपल को बढ़ाने से पिज्जा की जो वो थी साइज था वो कम हो गया जो सबको मिला। तो एक को बढ़ाने से दूसरा कम हो गया। तो ये भी किसका केस हो गया? इनवर्स प्रोपोर्शन का केस हो गया। ओके, ठीक है। अब कल हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन के कुछ एग्जांपल्स करेंगे कि किस तरह से करते हैं। ओके।